हेलो एवरीवन। आज हम हमारे बायो के एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट यूनिट 4 के बारे में सीखेंगे, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के बारे में देखेंगे। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स देखते हैं। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स, एज वी ऑल नो दैट हमारे पास तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, बट प्लांट के पास ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। और प्लांट को जो जो चीज़ अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करवानी है वो होती है, फर्स्ट वन इज वाटर। प्लांट को अपने अंदर 4 चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ती हैं। सबसे पहले वाटर, सेकेंड वन इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, थर्ड वन इज फूड। फूड के साथ साथ हम ये भी बोलते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी प्लांट को ट्रांसफर करने होते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट को ये 4 चीजें जो है वो अपने अंदर क्या करवानी होती है, ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। दैट इज वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब प्लांट के अंदर जो भी डिस्टेंसेस ट्रेवल करे जाते हैं उनके लिए हम 2 पार्ट बोलते हैं। एक होता है प्लांट के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है इनको, इन चीज़ों को, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो जाइलम के थ्रू किया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू किया जाता है। ये दोनों जो है वो हमारे क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है। अब आपने अपनी बुक्स के अंदर देखा होगा कि जाइलम, हम हमेशा 9th-10th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है कि जाइलम जो होता है उससे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं पर जो हमारा फ्लोएम होता है उससे मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो जाइलम है उससे यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, जो फ्लोएम है मल्टी डायरेक्शनल। बट आपने एक चीज़ हमेशा देखी होगी, जाइलम के साथ हमेशा लिखा होता है वाटर प्लस मिनरल न्यूट्रिएंट्स। एंड जो हमारा फ्लोएम होता है उसके साथ भी आपने सेम देखा होगा, फूड प्लस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स दोनों में ही आपको मिलेंगे। तो ये कैसे होगा, ये देखो, जाइलम क्या करता है, जाइलम होता है, हम हमेशा जो पानी देते हैं वो रूट्स में देते हैं। ओके, पानी रूट में दिया आपने, पौधे के अंदर पानी रूट्स में दिया, रूट से पानी जो होगा वो सारा ऊपर जाता है। कैसे जाता है ऊपर, जाइलम के थ्रू। तभी हम बोलते हैं कि जाइलम जो होता है वो यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। बट हम कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट अपनी सोइल से लेता है, तो जो मिनरल्स उसको सोइल से लेने हैं वो भी तो यूनिट डायरेक्शनल जाएंगे। तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जाइलम वाटर प्लस मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या करवाता है, यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करवाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम फूड। अब फूड तो लीव्स बनाती है, तो लीव से फूड हर जगह जा रहा है, तो दैट्स वाई मल्टी डायरेक्शनल। साथ साथ मैंने आपको बोला यहाँ पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं कह सकते हो आप लोग। कई बार क्या होता है, कोई भी प्लांट का पार्ट ऐसा होता है जो सेंसनेंस में जाने वाला होता है, मतलब उसकी डेथ होने वाली होती है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ कर लेते हैं। तो वो जो विड्रॉ हुए न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी तो प्लांटों के पार्ट्स में ही जाएंगे ना। तो दैट्स वाई फूड प्लस ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये हमने सीखा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। अब इसको जो बोलते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, तो हमारे पास 2 हो गए कि अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करवाना है तो हमारे पास डिफ्यूजन है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है। अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराना है तो हमारे पास ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन में हमारे वैस्कुलर टिश्यू आते हैं, वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम आता है, फ्लोएम आता है। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, वेरियस मेथड्स। वेरियस मेथड्स कह सकते हो आप इसको, या फिर वेरियस मोड्स भी कह सकते हो। एक होता है हमारे पास, आपको पता है, पैसिव, और एक होता है एक्टिव।
जिससे हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। ओके, पैसिव जो होता है उसके अंदर कोई भी एटीपी खर्च नहीं होता है, लेकिन जो हमारा एक्टिव होता है इसके अंदर एटीपी खर्च होता है। ठीक है, तो नो एटीपी एक्सपेंडिचर, बट इन एक्टिव एटीपी एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैसिव में, जब कोई भी एटीपी नहीं लग रहा है, पैसिव के 3 पार्ट होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी भी, बट आपको एक बात और देनी होगी, यहाँ पर कोई एटीपी अगर खर्च नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो कंसंट्रेशन है वो हायर से लोअर जा रही होगी। इसका मतलब है, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे, मान लीजिए ये मेरे पास एक रूम है। ओके, यहाँ पर इस रूम के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, बट यहाँ पर इस रूम के अंदर 0 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो दिट इज हाई कंसंट्रेशन एंड हियर इज लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मॉलिक्यूल अपने आप जाता है जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम रीच होने का मतलब है जब तक यहाँ पर 50-50 नहीं हो जाते, जब तक ये इस तरीके से चलता रहेगा, जब तक ये यहाँ से यहाँ जाते रहेंगे। तो ये क्या है, ये है हमारी पैसिव। यहाँ पर मैंने कोई एटीपी खर्च नहीं किया, कोई अपनी एनर्जी खर्च नहीं की, मैंने कोई प्रोटीन नहीं लगाया जिससे ट्रांसपोर्ट हो सके, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। बट अगर आपको ये करवाना है तो ये होगा हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारा एक्टिव होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, और एक्टिव ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। सेंसिटिव क्यों होता है, इसका एक रीज़न होता है कि अब ऑब्वियसली जब आप एक्टिव करवा रहे हो तो इसमें आप एटीपी का खर्च कर रहे हो, एटीपी का खर्च होने की वजह से ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन ये सेंसिटिव नहीं होता, नॉट सेंसिटिव, ये कोई सेंसिटिव नहीं है। और अब बात आती है किस चीज़ के लिए सेंसिटिव नहीं है। अब हमने ये तो बोल दिया कि सेंसिटिव नहीं है, तो किस चीज़ के लिए सेंसिटिव नहीं है, तो सेंसिटिव नहीं होने के 2 रीज़न है। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, एक तो ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव नहीं है, और दूसरा इनहिबिटर। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों नहीं है। देखो, हाई से लो अपने आप जा रहा है, क्या टेम्परेचर इसको अफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, ये हाई से लो ऑटोमेटिकली जा रहा है, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट आता है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर हमारा ये मैं आपको वैसे आगे बताऊंगी, बट जैसे हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर हमें कैरियर प्रोटीन यूज करते हैं, तो प्रोटीन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, तो इसलिए इनहिबिटर का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा पैसिव के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव। एक्टिव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एटीपी यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा और इनहिबिटर का भी फर्क पड़ेगा। ओके, डिफ्यूजन जो पैसिव है हमारी, पैसिव 3 चीजें हैं हमारी। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड वन इज ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, and third one is osmosis. These 3 are passive. Okay, diffusion, facilitated diffusion and then osmosis. अब हम सबसे पहले सीखेंगे डिफ्यूजन के बारे में। Okay, now let me start with diffusion. डिफ्यूजन, मैंने आपको अभी भी बोला कि डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। अगर पैसिव प्रोसेस है तो आपने देखा कोई एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, हाई से लो कंसंट्रेशन पे वो अपने आप चली जाएगी, और वो टेम्परेचर और इनहिबिटर्स के लिए भी सेंसिटिव नहीं होगी। ठीक है, ये 3 पार्ट तो आपको डिफ्यूजन के बारे में यहीं से पता चल जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ डिफ्यूजन के बारे में, वो ये है कि डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है सोल्यूट पार्टिकल का। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। और ये चीज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर भी बताई मैंने आपको कि हाई टू लो कंसंट्रेशन पे जाया जाता है टिल इक्विलिब्रियम इज रीच। जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता तब तक आप हाई से लो कंसंट्रेशन पे जाते हो बाय डिफ्यूजन। ओके, एंड ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अपने आप होता है, दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज स्लो प्रोसेस। अब मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए, डिफ्यूजन जो है वो आपका गैसेस के अंदर पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, लिक्विड के अंदर पॉसिबल है,
अब आती है सॉलिड की बात। आपके एनसीईआरटी के अंदर भी लाइन लिखी गई है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पॉसिबल है बट डिफ्यूजन इन सॉलिड पॉसिबल नहीं है। देखो कैसे, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड। डिफ्यूजन गैसेस के अंदर भी होता है, लिक्विड्स के अंदर होता है, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड इज मोर लाइकली। इसका मतलब ये है कि डिफ्यूजन अगर आपको सॉलिड के अंदर करवाना है, जैसे कि मान लीजिए ये रूम जो है वो एक सॉलिड है मेरे पास, और इसके अंदर अगर मैं एक स्प्रे डालती हूँ, स्प्रे करते हैं जैसे हम फॉग सेंट वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो वो क्या है, डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल है। बट अगर आप सोचो कि मैं सॉलिड की डिफ्यूजन करवाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं है। ये लाइन आपके एनसीईआरटी की यही कहती है कि डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेज एंड लिक्विड बट डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड, मतलब डिफ्यूजन इन सॉलिड पॉसिबल है बट डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन हमने पढ़ा, हमने इतना सारा डिफ्यूजन के बारे में सीखा, इस डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगी, ठीक है। क्योंकि इसका मैं आपका एग्जांपल लेके दे सकती हूँ। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो हमारे पास कुक्ड फूड होता है, जैसे अगर किसी के घर पे खाना बन रहा है, कुक्ड फूड है, तो उसकी स्मेल आपको ज़्यादा आएगी बल्कि उससे कि किसी के घर पे अगर कच्चा खाना रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, उसकी स्मेल आपको नहीं आती है। आपको किसकी स्मेल आती है, कुक्ड फूड की। क्यों? क्योंकि जो फूड कुक्ड हुआ उसको क्या मिली, उसको नीचे से हीट एनर्जी मिली। हीट एनर्जी मिलने से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और मॉलिक्यूल्स के पास क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आई। तो इसलिए टेम्परेचर मिलने से क्या होगा, डिफ्यूजन फास्टर होगा। सेकेंड थिंग वी हैव डेंसिटी। इफ आई टॉक अबाउट डेंसिटी, तो आप ये बोल सकते हो, आपने ग्राम्स का लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज ग्राहम्स लॉ। ग्राम्स लॉ क्या कहता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी सॉरी डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने अभी आपको समझाया, अगर यहाँ 100 मॉलिक्यूल ना होते, अगर यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 0 मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ भी 0 मॉलिक्यूल होते तो कोई ट्रांसफर ही नहीं होता। यहाँ 20 होते तो यहाँ भी 20 होते तो कोई ट्रांसफर ही नहीं होता। तो इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना हमेशा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सरफेस एरिया। आपने एल्वेलाई के अंदर भी पढ़ा होगा, एल्वेलाई को इतना ज़्यादा सरफेस एरिया क्यों दिया गया था, कि डिफ्यूजन फास्टर हो सके। ये ब्रीदिंग चैप्टर के अंदर आता है आपके। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा अब क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर से ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल जो होंगे ना, लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल जो होंगे वो हमारे डिफ्यूज करेंगे फास्टर, डिफ्यूज फास्टर। जितने भी हमारे लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, फास्टर डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो मेम्ब्रेन है वो किस चीज की बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है ना, तो इसलिए लिपिड सोल्यूबल जो होंगे वो जल्दी चले जाएंगे। नेक्स्ट वी आर साइज ऑफ सब्सटेंस। जो हमारा सब्सटेंस है, कोई भी जो उसके अंदर जा रहा है, उसका साइज भी तो बहुत फर्क पड़ता है। अगर उसका साइज छोटा है तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये सब था हमारा डिफ्यूजन के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन, बट मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में सबसे पहले हमें 4 चीजें ट्रांसपोर्ट करवानी है, वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, फिर मैंने आपको बताया शॉर्ट डिस्टेंस डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, जाइलम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट हमने देखा पैसिव एक्टिव। पैसिव कोई एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, एक्टिव एटीपी खर्च होता है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि नेक्स्ट हमने डिफ्यूजन के बारे में सीखा। फिर हमने देखा कि डिफ्यूजन टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सरफेस एरिया, लिपिड सॉल्युबल, साइज ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। अब हम सीखेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर हमें कैरियर प्रोटीन की हेल्प चाहिए। ओके, तो हेल्प ऑफ कैरियर
प्रोटीन। अब मैं आपको समझाती हूँ कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमें कैरियर प्रोटीन की कैसे हर चीज़। देखो आपने ये मेम्ब्रेन तो पढ़ी ही है, सेल चैप्टर के अंदर आ जाती है आपके, सॉरी फॉर दैट। देखिए आपने देखा है यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सट्रांसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा कोई भी मॉलिक्यूल है, ओके, ये मेरे इस प्रोटीन से आगे जुड़ेगा, ठीक है। ये प्रोटीन इसको अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, ये इसके साथ साथ आ रहा है, ये इसके साथ साथ आएगा, और ये आउटसाइड है सेल की और ये इनसाइड है, ओके, और ये इसके साथ साथ आएगा और ये यहाँ पर इससे अलग हो जाएगा, ये वापस बैक अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ऐसे अंदर आता है। तो यहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमें कैरियर प्रोटीन की हेल्प चाहिए, बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में मैंने अब भी कोई एटीपी खर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कैरियर प्रोटीन की हेल्प से अपने जो भी मॉलिक्यूल मुझे अंदर लाने थे मैं उनको अंदर ले आई, बट मैंने किसी भी उसका यूज़ नहीं किया है एटीपी का। तो ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज मैक्सिमम। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली आपने कैरियर प्रोटीन यूज़ किया, तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है, ट्रांसपोर्ट रेट reaches maximum when all the, जब हमारा जो ट्रांसपोर्ट रेट होगा ना वो कब मैक्सिमम जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट रेट reaches maximum when all the protein transporter are used। जब जो हमने ये प्रोटीन के ट्रांसपोर्टर लगाए हैं ना, अगर हमारे ये सारे के सारे यूज हो जाते हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट रेट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन लेवल, मतलब एक सैचुरेशन लेवल आ गया, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ट्रांसपोर्ट का रेट मैक्सिमम तब हो जाएगा जब मैं ये जो सारे प्रोटीन लगा रही हूँ ना यहाँ पर, ये सारे के सारे अगर यूज हो जाते हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का रेट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन लेवल। अब आपको ये बताना चाहिए कि जो हमारी फैसिलिटेड डिफ्यूजन होती है दैट वॉज वेरी स्पेसिफिक, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। ऑब्वियसली स्पेसिफिक क्यों है, आपने एक प्रोटीन का यूज़ किया, एक प्रोटीन एक ही उसको उठाएगा जिसको उसको उठाना है, तो इसलिए वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, वेरी स्पेसिफिक। इट अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस फॉर इट अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंस टू टेक, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेल ये देखेगा कि हमें ये जो प्रोटीन है वो किस प्रोटीन को उठाएगा। नेक्स्ट ऑब्वियसली सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या यूज़ किया है, हमने कैरियर प्रोटीन्स यूज़ किए हैं। तो ये कैरियर प्रोटीन जो होंगे वो इनहिबिटर से भी तो इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, इसलिए सेंसिटिव टू इनहिबिटर। अब आपके एनसीईआरटी के अंदर दो चीज़ और बताई गई है, वो मैं आपको यहीं पर डिफाइन कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज पोरिन्स। पोरिन्स क्या होता है, देखो पोरिन्स है लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देती हूँ व्हाट इज पोरिन्स, लार्ज पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ, आप ये भी बोल सकते हो कि लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, so large pores in the outer membrane of plastid, in the outer membrane of plastid, mitochondria and in the large pores in the mitochondria and some bacteria, allowing molecule up to, देखो large pores in the outer membrane of प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, इन तीनों की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारी उसके अंदर कुछ बड़े बड़े पोर्स होते हैं दैट अलाउइंग मॉलिक्यूल
allowing molecule up to size of small proteins to pass through, to size of small proteins to pass through। तो कोई भी जो स्मॉल प्रोटीन है उससे सिर्फ वही पास कर सकता है, दिस इज पोरेंस। अच्छा, आपके ना जो एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस किस की आउटर मेम्ब्रेन में है, तो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए कौन सी मेम्ब्रेन है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। दूसरा, आपको यहाँ पे उलझा सकता है कि कौन सा प्रोटीन पास होता है, स्मॉल प्रोटीन या फिर लार्ज प्रोटीन। कई बार एग्जाम्स में वो क्या करते हैं, सेम लाइन लिखते हैं, बस यहाँ पर क्या कर देते हैं, लार्ज, यहाँ पर लार्ज प्रोटीन्स कर देते हैं, तो वो पूरा क्वेश्चन बच्चे का गलत हो जाता है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में एक चीज और डिफाइन की गई है, मैं आपको वो डिफाइन कर देती हूँ, दैट इज एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स, जो एक्वापोरिन्स, एक्वा का मतलब क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है पानी। तो एक्वापोरिन्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे वाटर चैनल्स। ठीक है, एक्वापोरिन्स आर वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स। तो ये जो हमारे वाटर चैनल्स होते हैं वो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स से बने होते हैं। ओके, अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा सकते हैं और आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर स्टार्टिंग से, जहाँ इंट्रोडक्शन चैप्टर की स्टार्ट होती है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, वहाँ से लेके आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पेज नंबर 177 तक पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट से ऊपर का सारा पढ़ सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ तक का मैंने आपको क्लियर करने की पूरी अच्छी कोशिश की है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो subscribe my channel. Thank you.